अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान के हुकूमती और अदालती महाज से दो इंतहाई अहम खबरें आई हैं। एक जाने मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का अहम फैसला है और दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। 10 अक्टूबर से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर आमदो रफ्त कंप्यूटराइज दस्तावेज और ई तस्करा पर होगी, जबकि 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाजत सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म की दस्तावेज सरहद पार सफर के लिए गैर मुअस्सर और गैर कानूनी होंगी। यह फैसला निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश फराहम करने या सहूलियात फराहम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला की निगरानी में एक टास्क फोर्स बना दी गई जिसमें कानून नाफिज करने वाले इंटेलिजेंस इदारों के अरकान शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का मकसद जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगा। जाली दस्तावेजात पर हासिल की गई गैर कानूनी जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। नादरा को भी हिदायत की गई है कि वो जाली शनाख्ती कार्ड की फौरी मनसूखी यकीनी बनाए और अगर किसी की शनाख्त में शक हो तो उसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट कराया जाए। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ ने कहा रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आज की दूसरी अहम खबर अदालती महाज से है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत पर पीर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 9 अक्टूबर को केस का फैसला सुना दिया जाएगा। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अपने दलाइल में कहा पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट को आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल लॉ लगे तब आप ये बात कहने कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आते, मार्शल लॉ लगता है तो आप हथियार फेंक देते हैं, जब पार्लियामान कानून बनाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की, क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदालत उज़्मा के इख्तियारात कैसे कम हुए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन और आज की अदालती समाअत पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून हैदर वहीद साहब हैं। हैदर साहब, सर ये जो बड़ा एक पेचीदा सा मामला है, मैं इस पे आता हूँ, अदालती कार्रवाई आज हुई है, लेकिन जो हुकूमत का फैसला है कि गैर मुल्की वापस चले जाए। अब गैर मुल्की तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दहाइयों से मौजूद हैं जिन्होंने शादियां कर ली हैं, शादियां रिश्ते दे दिए, रिश्ते ले लिए, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी आगे जो है जो यहाँ पैदा हुए थे वो बच्चे भी आगे रिश्ता अज़दवाज में बन चुके हैं मकामी पाकिस्तानियों के साथ। सर इनकी वापसी किस तरह मुमकिन होगी, ये पूरा फ्रेमवर्क कैसे तय किया जाएगा? देखिए, अमेरिका में जिस तरह जो है शहरियत का हक एक आईनी हक बन जाता है अगर आप वहां पैदा हों, तो पाकिस्तान में इस तरह एग्जैक्टली बात नहीं है, जिस तरह यूके में भी नहीं है, आयरलैंड में भी नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जब आप यहाँ पैदा हुए और 40 साल से रह रहे हैं तो आपकी जो है वो नेचुरलाइजेशन जो है वो, बल्कि उसका प्रोसेस शुरू ही नहीं बल्कि अब तक तो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए था इस हवाले से। लेकिन कानूनी प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है, महज यहाँ पैदा होने से नहीं होगा। और उसी तरह से जिस तरह अगर यहाँ शादियां हुई हैं, पाकिस्तानी सिटीजन्स के साथ शादियां हुई हैं, तो उस सूरत में भी एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप जो है वो मिलती है। एक मतलब ऑटोमेटिक राइट नहीं है कि अगर आपकी शादी होगी तो फिर आप भी सिटीजन हो जाएंगे। अच्छा, उसका एक प्रोसेस है और उसके थ्रू आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो सर अगर ये लोग अदालतों में चले जाएं तो क्या हैदर साहब इनको अदालतों में रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, अदालतें जो हैं वो उनको शायद मोहलत दे देंगी कि वो अप्लाई करके प्रोसेस जिनका लीगली कंप्लीट हो सकता है तो उस दौरानिए में हो सकता है कि उनको डिपोर्ट करना जो है वो रोक दिया जाए, अगर तो वो एलिजिबल हैं और वो क्राइटेरिया मीट करते हैं और उन्होंने महज अभी तक अप्लाई नहीं किया और अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडेंशियल्स वो इस तरह के दिखा सकते हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि ऐसा अदालतें इस हद तक तो करें, लेकिन ये कोई उनका ऑटोमेटिक राइट नहीं बन जाता पैदा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इस पे हमें ये लग रहा है कि अदालत इस बात पे आमादा नजर आती है कि जो कुछ पार्लियामेंट ने किया वो ठीक किया। ऑनरेबल जजेस के रिमार्क से लगता है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को वो कबूल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि ये जो इस पे स्टे था खत्म हो जाता है और प्रोटेक्शन प्रोसीजर बिल बहाल रहता है,
तो जो नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ मिला था, उनकी नाअहली खत्म हुई थी, क्या वो बहाल हो जाएगी सर? इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया की आज़ादी जो है वो जो इस कंटेंट है इस कानून का वो उसको बल्कि फर्दर करता है, उसे तक़वियत देता है, उसके खिलाफ नहीं है। तो कानून में जो बातें की गई हैं वो तकरीबन सारी दुरुस्त हैं और अच्छी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि ये अच्छी बातें जो है क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है या नहीं, और पार्लियामान जो है अगर सुप्रीम कोर्ट को कह भी सकता है तो क्या महज कानून साजी के जरिए से कह सकता है या फिर आइन साजी की जरूरत होगी। सवालात ये हैं, ये मेरा नहीं ख्याल के इशू है कि जो कानून का कंटेंट है ये अदलिया की आज़ादी को बिल्कुल इम्पेयर नहीं करता। अगर कोई चीज़ यहाँ सवालिया निशान है तो वो सिर्फ ये है कि क्या अगर आप पार्लियामान को ये इख्तियार दे दें कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अच्छी बातें भी कह सकता है तो फिर कल को और बातें भी कह सकता है। तो सवाल सिर्फ ये है कि जब ये पावर जो है वो रूल मेकिंग के जरिए से अगर तो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है तो फिर कानून साजी के जरिए कानून साजी का जो जुमरा है आर्टिकल जो है वो 42 में एंट्री 55 जो कि जुमरा तय करती है कि क्या कानून साजी मुमकिन है, उस कानून साजी के जुमरे में आता है या नहीं आता। क्योंकि वो जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप इन्हांस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, आप उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से नहीं बाकी मामला तय कर सकते, लेकिन एनहांस जब कर सकते हैं जबकि आइन में जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह का जो है वो आपको इख्तियार दिया गया हो, जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में आर्टिकल 204 में दिया गया है। तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी इस तरह का इख्तियार था कि कानून साजी जो है वो एंट्री 55 के जुमरे में हो सकती थी या नहीं। तो अगेन यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये कानून का कंटेंट अच्छा है या नहीं, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये अच्छा कंटेंट पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे बावर करा सकती है, और अगर करा सकती है तो महज कानून साजी के जरिए करा सकती है या आइन साजी की जरूरत होगी, सवाल ये है। अच्छा, लेकिन सर अब यहाँ पे एक और भी तो बात है ना कि अगर ऐसा होना है, फर्ज करें कि अदालत ने अपने ऊपर एक कानून लागू करना है, इसमें बेंचेस का मामला भी है कि बेंच कौन बनाएगा, क्या बेंच अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस तश्कील दे सकते हैं। अगर ये इंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट से लेनी है और चीफ जस्टिस इस हक में है कि हाँ पार्लियामेंट की इंस्ट्रक्शन दे सकती है, तो सर ये कानून वो खुद पे भी लागू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कानून खुद भी बना सकते हैं, पर उसके लिए क्या पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है और ये आइन में बड़े वाज़ेह तौर पे बात बताई गई है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है या नहीं, रूल्स तो बना सकती है, लेकिन क्या ये पावर जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से अपने रूल्स बनाए, तो जो उसके आगे लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो क्या फिर ये रूल मेकिंग पावर यील्ड करेगी जहाँ पे एंट्री 55 के जुमरे में या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के जुमरे में अगर पार्लियामान जो है वो कानून साजी कर देती है, तो एज लॉन्ग एज वो आईनी कानून साजी होगी, तो फिर उस सूरत में ये रूल मेकिंग पावर जो है, और अगर रूल जिस हद तक मुतसाद हों तो फिर वहाँ पे रूल नीचे आ जाएंगे और पार्लियामान की लेजिस्लेशन ऊपर चली जाएगी। क्या ये मुमकिन है? क्या ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से कंपैटिबल बात है? यानी इस पे बहस चल रही है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से ब्रेक की गई है, उस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेथला ने एक और तहलका खेज इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ का 18 सितंबर को मंजर-ए-आम पर आने वाला एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया दिसंबर जनवरी में तरतीब दिया गया था, जबकि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फरवरी में ही पेशगोई कर दी थी कि नून लीग को किसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की इजाजत नहीं मिलेगी। शाहिद मेथला 6 महीने के तवील वक्फे के बाद पर्दा स्क्रीन पर नमूदार हुए और बताया कि उनका इस साल फरवरी में जनरल बाजवा के साथ एक मुकालमा हुआ जिसमें नून लीग का हालिया बयानिया जेरे बहस आया था। वो कहते हैं, जनरल बाजवा ने मुझसे पूछा कि सियासी सूरत हाल क्या है, हालात किधर जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि अगर नून लीग को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेकर अवाम के पास जाने दिया जाए तो वो पीटीआई को शिकस्त दे सकती है। वो बताते हैं कि मैंने वाजे किया कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए का मतलब है कि आप और जनरल फैज के खिलाफ बात करने की इजाजत। साबिक चीफ जस्टिस
साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के खिलाफ गुफ्तगू करने से ना रोका जाए। शाहिद मेतला कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नून लीग की गलती होगी। नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। तब भी साबिक आर्मी चीफ के ट्रायल करके उनके हाथ कुछ नहीं आया था और परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क चले गए थे। उन्होंने कहा कि फौज कभी अपने आर्मी चीफ पर समझौता नहीं करती, लेकिन ये बात सिविलियन को समझ नहीं आती और बार बार एक ही गलती करते हैं। फौज अपने किसी साबिक आर्मी चीफ या ISI चीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। जनरल बाजवा ने दो टोक कहा कि नून लीग के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर पर दबाव आएगा, लिहाजा नून लीग को किसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की इजाजत नहीं दी जाएगी। शाहिद मेतला ने इस साल मार्च में भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मंसूब इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात किए थे, जिसके बाद कामरान शाहिद ने दावा किया था कि जनरल साहब इस इंटरव्यू से इनकारी हैं और वो शाहिद मेतला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोच रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी शाहिद मेतला। शाहिद साहब शुक्रिया। सर, ये मुलाकात जो आपकी हुई थी इसके हवाले से जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि तरदीदी खबरें भी आ गई थी और बाद सहाफियों ने इंक्लूडिंग कामरान शाहिद साहब ने कहा कि बाजवा साहब इससे इनकारी हैं। अब की बार सर जो आपने वीलॉग किया है और दोबारा अपनी बात को दोहराया है कि ऐसा ही हुआ था, दोबारा अगर तरदीद आ गई सर तो फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मद्दू किया। देखिए, मैंने उस अपना जो वीलॉग मैंने कल किया है, कोई 5 महीनों के बाद किया है, उसमें ये काफ़ी सारी रेवलेटरी इंफॉर्मेशन पास ऑन की है पब्लिक तक। तो मैं बताऊं, उसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये वही इंफॉर्मेशन है जो 4-5 महीने पहले मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी और उसको मैंने चूँकि राइट डाउन किया हुआ है, पेन डाउन किया हुआ है और वो मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल भी है। तो उसी की जो रिटन इंफॉर्मेशन है उसी में से निकाल के, चूँकि ये रेलिवेंट टॉपिक था, तो इसलिए मैंने फिर उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे ये वाला वीलॉग किया और ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की है। सेकेंडली, मैं आपको बताऊं कि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी भी है जो डेली के रोज़मर्रा जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हमारी डिस्कशन हुई है। बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन थी जनरल बाजवा के साथ। तो दूसरा जो आपका एक दूसरा हिस्सा है कि कन्फर्मेशन, तो वो कन्फर्मेशन तो देखिए मैंने डेफिनेटली उस वक्त ली थी फरवरी में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ऐसा नहीं है, और मैंने ये बहुत दफ़ा मेंशन भी किया है कि मेरे क्रीडेंशियल्स, अगर आप प्रोफेशनल क्रीडेंशियल्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। मेरा ख्याल है ये सवाल तो अब वैसे भी इररिलेवेंट हो जाता है कि कन्फर्मेशन हो या ना हो। किसी ने ऐसा तरदीद नहीं की, ना कोई कर सकता है मेरी एक भी यानी सिंगल नुक्ते की भी कोई तरदीद नहीं कर सकता कोई भी आदमी कि ये बात नहीं हुई है, ये बात नहीं कही गई है या वो इंटरेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ था। तो डेफिनेटली इस जो वीलॉग है जो कल मैंने किया है, जो कल मैंने स्टोरी की है, वो बेसिकली नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से, PMLN के बयानिए के हवाले से है, जो उन्होंने दिसंबर जनवरी में अनाउंस किया था लंदन में। आपको याद होगा तमाम जो पाकिस्तानी लीडरशिप थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो वहाँ पे गई थी और उसके बाद उनकी एक मीटिंग हुई और फिर उस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना बयानिया जारी किया था। उनका बयानिया ये था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा जितना भी पॉलिटिकल डिबैकल हुआ है पाकिस्तान में या इकनॉमिक डिबैकल हुआ है उसके ये तमाम 5 लोग जिम्मेदारान हैं, जिसमें बंदयाल साहब भी मेंशन थे। तो ये तमाम लोग, ये 4-5 लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। तो इस पे मेरी फिर फरवरी में मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने अपने आर्टिकल्स में मेंशन भी किया हुआ है कि 2 फ़रवरी को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और काफ़ी एक तवील मुलाकात थी, तवील इंटरेक्शन था जिसमें हमने बहुत सारे इश्यूज़ पर बात की थी। तो फिर जब आखिरी लम्हात थे, ये मीटिंग ख़त्म हो रही थी, एग्जैक्ट सिनेरियो मैं आपको बताऊं, तो वो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और PMLN के बयानिया के हवाले से जब मैं बात हुई तो मैंने फिर उनको अपनी ओपिनियन दी थी। मैंने कहा था कि अगर PMLN एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाती है और अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको इजाज़त देती है कि वो इमरान खान को गिराने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चलें, तो मुझे ऐसे लगता है, मुझे एज पॉलिटिकल कमेंटेटर एनालिस्ट ये लगता है कि नवाज शरीफ को और PMLN को उसमें कामयाबी हो सकती है भारत। तो उस पर फिर उन्होंने कहा था नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, आपका जो थीसिस है वो गलत है। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नवाज शरीफ लेके चलेंगे तो उसमें होगा ये कि जो फ़ौज में थोड़े बहुत हामी हैं नवाज शरीफ साहब के, वो भी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे और इमरान खान के जो हामी फ़ौज में अभी भी मौजूद हैं
वो भी फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और इन तमाम चीज़ों की वजह से, इस बयानिए की वजह से जनरल आसिम मुनीर जो करंट आर्मी चीफ है उन पे प्रेशर आ जाएगा, उन पे दबाव आ जाएगा। और ये कभी भी नहीं होता कि एक्स आर्मी चीफ पर किसी किस्म का फ़ौज समझौता कर ले। फ़ौज जो है सॉरी अपने आर्मी चीफ पर समझौता नहीं करती है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा रादर कि पहले भी नवाज शरीफ ने गलती की थी। अच्छा, मेरा जो सेकंड आर्टिकल है उसमें भी मैंने मेंशन किया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने ये भी गलती की, जो मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया, उनको सजा हुई नहीं, वो अदालत जाते जाते कभी कहीं से गायब हो जाते थे। मैं आपको सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। पहले तो बात यह कि इसमें कोई शक नहीं है, आपकी सहाफती खिदमात पर शक नहीं है, आप एक क्रेडिबल सहाफी हैं। टॉपिक पे आते हैं सर। सवाल ये है कि अगर जनवरी फरवरी में मियां साहब ने अपना बयानिया तश्कील दे दिया था और बकौल आपके बाजवा साहब से आपकी बात हुई, उन्होंने भी इस पे रेजिस्टेंस शो की और ये पैगाम भी मियां साहब तक पहुंच गया कि ऐसा ना करें, उसके बावजूद उन्होंने दोबारा 18 सितंबर को अपना ये बयानिया दिया, तो क्या वजह है सर कि मियां साहब बार बार एक ये बयानिया दे रहे हैं, बार बार तंबीह किए जाने के बावजूद? और हम ये भी देख रहे हैं कि मियां साहब कहीं ना कहीं फैसिलिटेट होते नजर आ रहे हैं। अगर निगरान काबीना देखें तो ये तासुर मिलता है कि वो नून लीग की बाकियात की काबीना है। हम ये भी देख रहे हैं कि मामलात बाकियों के लिए मुश्किल है, सिवाय नून लीग के लिए मामलात बहुत हद तक आसान है। तो अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के बावजूद मियां साहब इतनी सहूलियात कैसे पा रहे हैं? साहब देखिए, इसमें ये भी बाजवा साहब ने कहा कि जो थोड़ी बहुत अगर कोई फैसिलिटेशन मिल रही है, जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, नवाज शरीफ को अगर थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन मिल रही है, तो अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया होता है नवाज शरीफ का तो वो नहीं मिल सकेगा। ये उनकी प्ली थी बेसिकली। और मैं पिछले कुछ अर्से में मुसलसल ट्वीट्स भी करता रहा हूँ। वो मेरा और आपका चूंकि इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि हमारा इंटरेक्शन इस स्टोरी के हवाले से हो रहा है, अगर वो जो उसको स्क्रॉल डाउन करें अगर मेरे ट्वीट्स वगैरह, तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर कोई ट्रम्प कार्ड अब अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है तो वो नवाज शरीफ की सूरत में है। वो डेफिनेटली सेकंड पॉपुलर लीडर तो है और उनकी जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और उनका वोट बैंक भी है। पंजाब में उनका वोट बैंक है, हज़ारा में उनका वोट बैंक है, टू सम एक्सटेंट कराची में भी उनका वोट बैंक है। तो अगर कट टू साइज इमरान खान को करना है, चूँकि इमरान खान काबिल कबूल नहीं है अभी इस वक्त और किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है उसके, मैं 2020 से कह रहा हूँ कि उसके कुछ इंटरनेशनल डायनेमिक्स भी हैं कि वो इमरान खान साहब क्यों नहीं है इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके कुछ रीजंस है, वो फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास अभी ऑप्शन है वो सिर्फ नवाज शरीफ का है। और अगर नवाज शरीफ को लेके आते हैं तो नवाज शरीफ के थ्रू अगर वो कुछ सीटें, कुछ वोट बैंक और जो सपोर्ट बेस है PMLN की, उसको सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे तो हो सकते हैं। अदरवाइज उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि इमरान खान साहब को कट टू डाउन किया जाए। जिस पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, वो पार्टी दोबारा से रीसरफेस नहीं हो सकती। और अगर उसको आपने मेल्ट डाउन करना है या उसको सुपरसीड करना है या करवाना है तो आपके पास PMLN का ऑप्शन है। और PMLN के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो नवाज शरीफ का है। गैल्वेनाइज नहीं कर सकेंगे सपोर्ट बेस को अपने, जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आते। डेफिनेटली उनकी पार्टी के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनकी पार्टी में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, उनके पास चेहरे नहीं हैं, उनके पास बयानियाँ नहीं हैं और फिर अपने आप को अलाइन नहीं कर सके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। और जो एक तरह से बार बार पिच करते रहे इमरान खान साहब अपना नैरेटिव, करप्शन के हवाले से हो, मारूसी सियासत के हवाले से हो या बैड गवर्नेंस के हवाले से हो, तो इस तरह के जो बयानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने नौजवान नस्ल के जहनों में अंडेले हैं, या फॉर दैट मैटर जो मीडिया के जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, या मीडिया के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके जहनों में जो उन्होंने अंडेले हैं अपने ये तमाम खदशात, बयानिए और नारे, तो उसका सलूशन नहीं है PMLN के पास। तो इन तमाम सूरत हाल को, इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए तो नवाज शरीफ साहब बेटर ऑप्शन थे कि उनको लिया जाता या उनको यहाँ पे ला के फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो ओवरकम कर सकें या अब जो अपनी सपोर्ट बेस है उसको गैल्वेनाइज करके कुछ 70-80 के करीब सीट्स ले जाएं और फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट की सूरत में
वो एक हुकूमत बनाते हुए नजर आए। ये एक अलहदा बात है, ये एक अलहदा डिबेट है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा या फिर शहबाज शरीफ साहब भी काबिल कबूल होंगे। तो मैं अभी से बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी काबिल कबूल होंगे। मुझे शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर-ए-आज़म नजर आ रहे हैं। ठीक है, शाहिद मिर्ज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ लाहौर में जेल की सलाखों से निकलकर बरतानिया कैसे पहुंचे? जी हाँ नाज़रीन, ये पूरा खेल कैसे रचाया गया, कौन कौन इसमें शामिल था, किस किस ने यकीन दहानी करवाई कि नवाज शरीफ साहब चले जाएं, वापस भी आ जाएंगे, और अब किन यकीन दहानियों के बाद वो वापस आ रहे हैं। जैसे जैसे 21 अक्टूबर करीब आ रही है, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख भी करीब आ रही है, वैसे वैसे सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं। वो सवालात क्या है नाज़रीन? जब नवाज शरीफ जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से लंदन चले गए थे, उंगलियां तब भी उठी थी, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी भी की जा रही थी और साथ में नवाज शरीफ को सहूलत भी दी जा रही थी। नवाज शरीफ की बीमारी को जस्टिफाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती थी, रोज का मामूल था। और अब नाज़रीन उनकी वापसी से पहले फिर से चहमगोइयां होने लगी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ डील के तहत गए थे, ना डील के तहत वापस आ रहे। राना साहब का यह बयान अपने पुराने बयान की नफी करता है, जहां पर उन्होंने खुद टीवी पर बैठ के कहा था कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल गई है। तो जो गारंटीज हैं नाज़रीन, वो किसी डील के बगैर तो नहीं मिला करती है। तो राना साहब का क्या ये बयान सच है कि जो पहले बयान उन्होंने दिया था उस पर यकीन करें? नाज़रीन, राना सनाउल्लाह का बयान अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ को भिजवाने वाली तहरीक इंसाफ हुकूमत के बयानात और फिर खुद लीगी क़यादत के बयानात इस दावे की नफी करते हैं। डील की बातें तो उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ को जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया था, और उस वक्त तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने यह मुंतकली से पर्दा डील का नतीजा करार दी थी। और साथ ही साथ नाज़रीन पीटीआई के जोमा बड़े बड़े नाम पीटीआई के, वो रोजाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल पहुंचाने के फवायद और फिर बाद में मियां साहब को बाहर भेजने के जितने भी एडवांटेजेस हैं उसका यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश किया करते थे। और बिलाखिर हुआ ये कि नवंबर 2019 को नवाज शरीफ इलाज के नाम पर बरतानिया चले गए। उसके बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत के वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने बराह रास्त डील का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कहा था कि नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर गए। हालांकि हम यह भी देख रहे थे कि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ही सफ़े मातम बिछ गई थी। बार बार इस बात की दुहाई दी जा रही थी कि नवाज शरीफ हमारी आंखों में धूल झोंक कर बाहर चले गए। और नाज़रीन यह भी कहा गया शेख रशीद साहब की जानिब से कि गारंटी देकर गए हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे। नाज़रीन, डील का तासुर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पुरस्रार खामोशी से भी कायम हुआ था, क्योंकि किसी भी जानिब से मियां साहब के करीबी हलकों से कोई बयान, किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। क्योंकि नवाज शरीफ के बाहर जाते ही नाज़रीन पाकिस्तान में मौजूद मरियम नवाज ने बिल्कुल चुप साध ली थी, और वहां लंदन में नवाज शरीफ भी बिल्कुल खामोश हो गए थे। फिर अगस्त 2020 में जब नैब ने मरियम नवाज को तलब किया, उस वक्त मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खामोशी तोड़ दी थी और बताया था कि इन्हें एक हॉस्टेज के तौर पर, एक गिरगमाली के तौर पर पाकिस्तान में रखा गया। नाज़रीन, अब इस बयान के बाद क्या डील का तासुर नहीं मिलता? इस बयान के तहत क्या पता नहीं चलता कि कोई ना कोई अरेंजमेंट हुई थी? नाज़रीन, डील के तहत नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए और मरियम नवाज बतौर हॉस्टेज मुल्क में रखी जाएं, और मरियम का अपना बयान यह साबित करे। और फिर उसी साल ख्वाजा आसिफ ने तो बिल्कुल ही वाज़े तौर पर कह दिया कि नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया था और अदालती हुक्म भी एस्टैब्लिशमेंट ने ही दिलवाया था। और अब नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख आई है, तो खुद राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालतों से बरीयत तय है और इसकी गारंटी भी मिल चुकी है। यानी मियां साहब का जाना भी डील थी, मियां साहब का आना भी डील है। तो क्या नवाज शरीफ, नून लीग की सियासत, पूरी की पूरी सियासत डील पर खड़ी हुई है? नाज़रीन, ये लफ्ज गारंटी ये भी डील की तरफ इशारा कर रहे हैं, और सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोखर भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं। इसी दौरान तहरीक इंसाफ क़यादत ने लंदन प्लान के इल्जामात भी लगाए जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना था और उनके मुखालिफ सियासतदान पर सियासी जमीन तंग की जानी थी। लिहाजा अब अगर राना सना कहते कि नवाज शरीफ डील के तहत गए थे, ना डील के तहत वापस आ रहे हैं,
तो खुद उनके बयानात, लीगी क़यादत के बयानात और उस वक्त वफाकी वजीर के बयानात, राना सना के बयान की नाज़रीन तरदीद करते। ये नाज़रीन एक ऐसी हकीकत है कि जिसको झुक के लिए अपना बयानिया बदलना पड़ेगा। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर गुमशुदा अपने रहनुमाओं और कारकुनों का मामला निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रख दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने अनवारुल हक काकड़ और सिकंदर सुल्तान राजा के नाम अलहदा खतूत लिखे हैं और इनकी नुकूल चारों निगरान वज़राए आला को भी भिजवा दी है। उमर अयूब ने अपने खतूत में दावा किया कि फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, अवैस यूनुस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कई रोज से लापता है। इन तमाम अफराद की जबरी गुमशुदगियां आइन में फराहम करदा बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जब तक इन अफराद को रिहा और जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारों को कटहरे में नहीं लाया जाता, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इन अफराद के मामले को संजीदगी से देखते हुए मुतल्लिका इदारों को इनकी फौरी बाजियाबी के अहकामात जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को आज ही PTI रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। बैरिस्टर अली ताहिर ने बताया कि अदालत ने गुज़िश्ता समात पर उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होंगी और सब सामने आ जाएगा। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जबकि सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी उसी रोज तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का रहनुमाओं और कारकुनों की गुमशुदगी का दावा अपनी जगह, मगर अहम बात यह है कि इस दावे पर इंतहाई अहम सवालात उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब PTI के सरकर्दा रहनुमा और मुतहर्रिक कारकुन जेर जमीन थे तो क्यों ना बताया गया कि वो कहाँ हैं, और लापता हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं। सवाल यह भी है कि अगर ये रहनुमा और कारकुन पुलिस को मतलूब थे तो उन्होंने कानून के मुताबिक गिरफ्तारी क्यों ना दी। ये बात भी बहुत अहम है कि अगर इन रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज थे तो इन्हें अदालतों में पेश करके जमानतें क्यों ना ली गईं। जी हाँ नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है इस वक्त शेब शाहीन साहब ने, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेब साहब, आप लोग गायब खुद हो जाते हैं, केसेस का सामना आप नहीं करते हैं, फिर जब आप लोग पकड़े जाते हैं तो इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लोगों को गायब कर दिया गया। सर, ये आप इन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं करते पहले? मुझे ये बताएं कि 15 दफा अदालतों ने जमानतें दे दी, 15 दफा। हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही को आप देख लें, शहरयार अफरीदी को देखें, शीरी मजारी ने जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उस हद तक वो गिरफ्तार होते रहे। अली मोहम्मद खान को देख लें, कोई बंदा आप उठाएं, अगर आप 15 दफा भी आप जमानतें मिलने के बावजूद, डिस्चार्ज होने के बावजूद अगर आप उसको रिलीज नहीं किया जाएगा तो ये निज़ाम इंसाफ और कानून है। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, कोई जुर्म है, कोई इल्जाम है, आप उसको उठाएं, अदालत में पेश करें। लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। ये निज़ाम इंसाफ कौन सा नया जारी हो गया है कि जब चाहा उठा लिया और जब चाहा अदालत में पेश किया। अली अवान के भाई को उठाया, 1-1.5 महीने के बाद उसको छोड़ा गया। आपके सामने आपके जर्नलिस्ट इमरान रियाज पुलिस की कस्टडी से जमानत मिली, उठा लिए गए। आज जिस हालत में बरामद हुए हैं और कहा गया जनाब वो अपने दोस्तों के साथ चले गए थे, और किस हालत में बरामद हुए हैं आज, ना वो फिजिकली फिट है ना मेंटली फिट है। ये कोई तरीकाकार कोई कानून का तो नहीं है, ये कोई सुपर कोई कानून है तो वो हमें आप समझा दीजिए। आजम खान को उठाया गया, 34 दिन गवाह रहते हैं, उसके बाद उनकी 164 की स्टेटमेंट सामने आ जाती है। आपके सामने शेख रशीद को उठाया गया, जो उसके साथ उठाए गए बंदे कल 1 मनुष्य 1 वापस आया है और वो अभी तक गायब है। और इसी तरह फ़ारूक हबीब के साथ उसके फैमिली मेंबर्स को उठाया गया, उन लोगों को 3 दिन बाद अदालत में पेश कर दिया गया, फ़ारूक हबीब गायब है। अगर ये तरीक़ाकार कानूनी है, ये तरीक़ाकार निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी की तरफ रुख करता है, तो फिर मुझे बता दें कि इलेक्शन कमीशन के आंख और कान बंद हैं। क्या अदालतें ये नहीं देख रही हैं? क्या ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रही हैं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराने का एक ज़रिया और तरीक़ाकार है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के मुअत्तल हैं?
क्या रियासती दहशतगर्दी जायज है? देखिए बात क्या ये है शाहीन साहब, देखिए सूरत हाल जो भी है, आप अदालतों में पेश तो हो, ठीक, हर बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन्हीं अदालतों से जमानत मिली। अदालतों ने तो आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं किया ना अभी तक। अली मोहम्मद बाहर हैं, शहरयार अफरीदी बाहर हैं, शंदाना गुलजार बाहर हैं आज, तो ये तो हुआ आपके साथ। अच्छा ये बताइएगा, ये तो आप हो जाते हैं गायब, अब गैबत का इल्जाम आप लगाते हैं इदारों पे, इसका सबूत कब देंगे आप? ये इल्जाम नहीं है, ये तो इसलिए सच है कि जिनके साथ उनको उठाया गया उनको आपने अदालत में पेश कर दिया, लेकिन लीडर ऑफ द पीटीआई उसके फैमिली मेंबर को आप अदालत में पेश करते हो, जो उनके साथ गिरफ्तार होता है उसको आप अदालत में पेश नहीं करते। भाई अगर किसी के ऊपर आपका इल्जाम है तो उसको अदालत में पेश करें ना। आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि आप उनको गायब कर दो? तो गुमशुदगी पाकिस्तान में ये किसी भी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। मिसिंग पर्सन में शामिल करना, पहले तो हम सिर्फ बलूचिस्तान का सुना करते थे, आप पूरे पाकिस्तान में आपने फैला दिया। तो ये तर्ज अमल किसी एक तहजीब याफ्ता किसी मुल्क में हो सकता है जो कुछ हो रहा है? और उसके साथ मुझे बताएं, जब शेख रशीद अच्छा अदालतें बुला रही हैं तो अदालतों का तरीकाकार है, अदालतें वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेगी, पुलिस जाएगी गिरफ्तार करके उनको अदालत में पेश कर देगी। क्या उसका तरीका यह है कि उनको उठाएं और गायब कर दिया जाए? भाई अदालत में तो हम यही तो कह रहे हैं, अदालत में पेश करें। अगर कोई अदालत बुला रही है तो अदालत बुलाएगी, तो अदालत का अपना तरीकाकार है। अदालत को मतलूब कोई शख्स होगा तो अदालत ने अपने तरीके से बुलाना है। उसके कोई वारंट ऑफ अरेस्ट हैं? वारंट ऑफ अरेस्ट अगर किसी के नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि सारा ये फ्रॉड है, फिर ये ड्रामा है। अच्छा लेकिन देखिए ना, बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, लोग ऐसे हैं जो 9 मई के मुकदमात में वाज़े मुलव्विस हैं, उनकी वीडियोस हैं सर, और अदालतों में पेश भी हो रहे हैं सर। ये जो आपका अदरवाइज इल्जाम है गायब कर देने वाला, इसका सबूत तो देना सर। कमाल है, सबूत आप सबूत जिनसे मांग रहे हैं, आप इमरान रियाज से पूछो उसको कौन उठा कर ले गए थे। सबूत आप उनसे मांगो जो उठा कर ले गए हैं, या सबूत उससे मांगोगे जिसको उठाया गया है? सबूत आप उनसे पूछो कि जिनके साथ उठाए गए वो 8 बंदे तो जेल में हैं जिनके साथ गिरफ्तार हुए, और एक शख्स गायब है। 4 बंदे गायब किए गए, उनमें से एक शख्स वापस आता है, 3 बंदे गायब हैं। शेख रशीद के साथ जैसे हुआ, या जैसे फरूख के साथ हुआ, जैसे बाकियों के साथ हुआ। जब आप मुझे बताएं उस्मान डार को कराची से गिरफ्तार हुआ तो वो कहते हैं वहां के होम मिनिस्टर कि जनाब उनके साथ वारंट ऑफ अरेस्ट था उनके खिलाफ। भाई वारंट ऑफ अरेस्ट था, उसको आपने गिरफ्तार किया तो किस अदालत में पेश किया? यही तो हम आपसे पूछते हैं। सवाल तो रियासती इदारों ने देना है, ना कि आप हमसे सबूत मांगते हो। चलें शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन अच्छा ठीक, अच्छा सर ये बताइएगा, बल्कि मैं इससे पहले कि आप चले जाएं ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन से आप क्या चाहते हैं सर? वो आपके लिए क्या करे, उससे क्यों शिकायत है आपको? क्या इलेक्शन कमीशन के आंख और कान बंद हैं? पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जलसे करना, प्रोग्राम करना, रिलीज करना अलाउ है। जब करक में हमारे पीटीआई के लोगों ने जलसा किया तो उनको सीधी गोलियां मार दी गई। ये है आपका लेवल प्लेइंग फील्ड। इलेक्शन कमीशन फिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी उसकी आर्टिकल 218 के मुताबिक है तो वो सबको मौके दे। वो तमाम ये केयर टेकर्स पाबंद हैं उनके आर्डर्स को तस्लीम करने के। क्या उनकी तौहीन अदालत सिर्फ इमरान खान के खिलाफ लग सकती है, बाकी किसी इदारे के खिलाफ नहीं लग सकती? बाकी किसी के खिलाफ वो एक्शन नहीं ले सकते अगर वो गैर जानिबदार हैं? तो अगर वो जानिबदार हैं, वो इसी तरह के गैर जानिबदार हैं जिस तरह का मोहसिन नकवी और काकड़ है, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो फिर यही तस्वुर जो इनके बारे में है, केयर टेकर्स के बारे में, वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, तो फिर इनके बारे में क्या आप तस्वुर करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट करें, और उसके लिए सबको बराबर फील्ड दें। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें नहीं दे रहे, हमें कम से कम फील्ड तो दे दें। इसके बावजूद कि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, 70% हमारी पॉपुलैरिटी है नए गैलप सर्वे के मुताबिक, इर्रिस्पेक्टिव कि हम उसको भी मैनिपुलेटेड समझते हैं, हमारी पॉपुलैरिटी इससे ज़्यादा है। लेकिन आप इसको छोड़ दें, जो फेडरेशन की वाहिद अलामत है वो पार्टी पीटीआई है, आप उसके साथ ये सलूक रखेंगे तो अवाम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी? मकबूलियत को आपने कबूलियत की शर्त रख दी है तो फिर ये निज़ाम नहीं चलने वाला। इस मुल्क को पीडीएम की फाशिस्ट जमातों ने और 25 करोड़ आवाम को तबाही की दलदल में धकेल दिया है। उसको निकालने का वाहिद रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेवल प्लेइंग फील्ड दें और हर पार्टी को मौका दें
जिसको लोग वोट देना चाहें वो वोट दें, ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना काम कर सके। शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।